बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो हमारे लास्ट टॉपिक से हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम डिडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन और समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट एंड रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली हम बायोलॉजिकल मेथड के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम किस तरीके से किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, फिर हमने उसके ऑब्जर्वेशंस के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि हम किस तरीके से एक हाइपोथेसिस को जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, ये स्टेप्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसी से आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे एक दफा रिकॉल करें कि हमने क्या पढ़ा था, तो हमने देखा था कि जब भी कोई साइंटिस्ट जो है वो किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को फेस करता है, ठीक है, तो उसके जब सोल्यूशन की तरफ जाता है, तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिस्ट टेक्स फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, कौन सा? सबसे पहले था हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहले तो वो जो भी प्रॉब्लम को इनकाउंटर करता है, तो सबसे पहले वो उसको रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, यानी एक प्रॉब्लम को, जो साइंटिफिक प्रॉब्लम या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको पहचानता है। ठीक है, वो क्वेश्चन होता है बेसिकली। ठीक है, वो उसके माइंड में खुद भी आ सकता है। ठीक है, या कोई भी उससे पूछ भी सकता है। ठीक है, यानी साइंटिस्ट के माइंड में खुद भी कोई क्वेश्चन आ गया या फिर उससे किसी ने पूछ लिया। ठीक है, तो उससे ये किसी प्रॉब्लम का पता चल गया। ये हमारा पहला स्टेप था। ठीक है, देन हमने देखा था ऑब्जर्वेशंस को। ठीक है, हमने देखा था कि एक साइंटिस्ट जो है अपने 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए, ठीक है, अपने प्रीवियस रिकॉर्ड को भी देखता है और मे बी वो न्यू ऑब्जर्वेशंस भी करता है। ठीक है, और हमने 2 तरह के ऑब्जर्वेशंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने देखा था क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, और जो थर्ड हमने स्टेप देखा था, उसमें हमने देखा था हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशंस। ठीक है, हाइपोथेसिस हमने देखा था कि हमारे पास ऑब्जर्वेशंस की एक टेंटेटिव सी जो है वो एक्सप्लेनेशन होती है। ठीक है, एक स्टेटमेंट होती है बेसिकली, और हमने इसके डिफरेंट स्टेप्स भी देखे थे। ठीक है, हमने देखा था एक जनरल आइडिया होना चाहिए, ये सिंपल होनी चाहिए एज पॉसिबल। ठीक है, और ये एक टेम्परेरी सी एक आरजी सी एक स्टेटमेंट होती है। ठीक है, जो मे बी ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक हमने जो था वो बायोलॉजिकल मेथड के बारे में जो लास्ट वीडियो लेक्चर में जाना था। ठीक है जी, आज हम इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो हमारे पास है डिडक्शंस का। ठीक है, और इससे अगला हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटेशन, और फिर आता है हमारे पास समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट, जिसमें हम टेबल्स या ग्राफ्स को क्रिएट करते हैं, और द लास्ट में आता है वो हमारे पास आता है कि हम रिजल्ट्स को किस तरीके से रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इन स्टेप्स के बारे में आज जानेंगे। सोचा अगर हम डिडक्शंस की बात करें ना, तो क्या कि इन द नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट स्टेप्स, यानी इससे पहला वाला स्टेप कौन सा था? हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करनी है। ठीक है, बायोलॉजिस्ट ड्रॉस डिडक्शंस फ्रॉम द हाइपोथेसिस। ठीक है, अब क्या है कि जब साइंटिस्ट जो है या बायोलॉजिस्ट जो है, जब उसने एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर ली, ठीक है, एक स्टेटमेंट उसने तैयार कर ली, या कह लें कि एक आरजी सी जो उसने असर्शन दी है वो उसकी बन गई। ठीक है, और अब क्या करेंगे, अब जो भी उसने स्टेटमेंट दी है, जो भी हाइपोथेसिस बन गया, अब ड्रॉस का मतलब क्या होता है? अखज़ करना है। ठीक है, डिडक्शन का मतलब है उसे किसी चीज़ को डिडक्ट करना है, यानी बाहर निकालना, किसी चीज़ का नतीजा अखज़ करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट? अब जो हाइपोथेसिस जनरेट हुई है, उससे वो जो पॉसिबल डिडक्शंस होगी उसको डिडक्ट करेगा। ठीक है, यानी क्या नतीजा निकलता है, क्या जो है वो अखज़ हो रहा है। ठीक है, वो उस स्टेटमेंट से खुद को अज्यूम करेगा। ठीक है, डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द हाइपोथेसिस। ठीक है, लॉजिक का मतलब भी यानी कि एक रीजनेबल वे में किसी चीज को थिंक करना। ठीक है, अब आपको ये बात समझ नहीं आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम एक एग्जांपल देखी थी। हमने देखा था कि जितनी भी क्रॉप्स हैं या जो भी प्लांट्स है, अगर हम उनको क्या करते हैं, अगर उनको फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करते हैं, कोई किसी किस्म की खाद्य प्रोवाइड करते हैं, तो हमने कहा था कि वो जो है हमारे पास फसल अच्छी होती है। ठीक है, हमने ये एक हाइपोथेसिस जनरेट की थी। ठीक है, अब इसमें से डिडक्शंस क्या हो सकती हैं? ठीक है, जब हमने कहा कि प्लांट्स को या जितनी भी क्रॉप्स हैं, अगर हम उनको फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगी? हमारी ग्रोथ क्रॉप्स की अच्छी होगी। ठीक है, ये हमारी हाइपोथेसिस होगी। अब मैं अगर इसमें से डिडक्शन करना चाहूँ, तो मैं कह सकती हूँ ना कि अगर मैं व्हीट का यानी गंदम की फसल अगर ग्रो करती हूँ, तो मैं अगर गंदम को खाद दूंगी तो वो भी अच्छी होगी। ठीक है, देखिए पहले मैंने कहा था जितने भी प्लांट्स हैं या जितनी भी क्रॉप्स हैं, अगर हम उनको फर्टिलाइजर दे रहे हैं, ठीक है, अब सारे प्लांट्स या सारी क्रॉप्स में व्हीट भी एक है ना, हमारी क्रॉप ही है ना। इसी तरह अगर मकई, अगर हम मेज की बात करें या किसी भी वेजिटेबल की बात करें या किसी भी फ्रूट प्लांट की अगर हम बात करें, ठीक है, मैं कह रही हूँ कि अगर गावा प्लांट है, ठीक है, अमरूद का कोई पौधा है, मैं अगर उसको भी अच्छी फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर रही हूँ, तो उसकी भी ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है, यानी अगर एक हाइपोथेसिस में क्या था कि मैंने कहा था कि जितने भी प्लांट्स हैं, या एक साइंटिस्ट कह रहा था कि जितने भी प्लांट्स हैं या जितने भी क्रॉप्स हैं, अगर हम उनको फर्टिलाइजर देंगे, तो हमारी जो है वो फसल क्या होगी? वो अच्छी होगी। ठीक है, अब इसमें से डिडक्शन क्या हुई?
कि मैंने कह दिया कि अगर सारे प्लांट्स हैं तो प्लांट्स में तो गंदम भी आ रही है, मकई भी आ रहा है, वेजिटेबल्स भी आ रही है, फ्रूट्स भी आ रहे हैं, तो अगर सारे प्लांट्स या सारी क्रॉप्स को प्रोवाइड करने से ग्रोथ अच्छी हो रही है तो इसकी भी तो अच्छी होगी ना, तो ये एक डिडक्शन होगी, ठीक है, मैंने इसका रिजल्ट निकाल दिया, ठीक है। या फिर अगर आप रियल लाइफ में अगर एग्जाम्पल इसको समझने के लिए क्या, अगर मैं कह दूं कि ये दुनिया फानी है, ठीक है, यानी ये जिंदगी आर्जी है। अब देखिए, या मैं कह लूं कि इंसान या जितने भी इंसान हैं उन्होंने एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, ठीक है, इंसानों की बात हो रही है। तो अब मैं कह सकती हूँ कि जितने भी मेन है इस दुनिया में उन्होंने भी इस दुनिया से चले जाना है, क्योंकि जब इंसानों की बात हो रही है, ठीक है, इस दुनिया की बात हो रही है, तो उसमें इंसानों में मर्द भी आ रहे हैं और खवातीन भी आ रही हैं, ठीक है, यानी औरत भी आ रही है, मर्द भी आ रहा है। तो अगर सारे इंसानों ने जाना है तो इसका मतलब है कि मर्द भी इस दुनिया से एक ना एक दिन चले जाएंगे, ठीक है, मर्द भी एक ना एक दिन इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे, ठीक है, फानी है ये दुनिया। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक हाइपोथेसिस क्या होती है, स्टेटमेंट होती है, ठीक है, और डिडक्शन का मतलब क्या होता है कि हमने उसमें से पॉसिबल, लॉजिक का मतलब ही क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है नताइज, ठीक है, लॉजिकल एक मुंतिक नताइज, यानी एक लॉजिकल एक रीज एक ऐसा वे जिसमें हम कोई न किसी वजह की बुनियाद पर कोई ना कोई चीज जो है वो अखज कर रहे होते हैं, ठीक है, डिडक्शंस मीन डिडक्ट करना, ठीक है, निकाला। तो इस तरीके से क्या होता है कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, पहले एक हाइपोथेसिस फार्मुलेट करते हैं, ठीक है, फार्मुलेट मतलब बनाते हैं, ठीक है, एक स्टेटमेंट देते हैं, फिर उसी स्टेटमेंट से कोई ना कोई पॉसिबल जो हमारा नतीजा होता है उसको ड्रा करते हैं, ठीक है। फॉर दिस पर्पस, अब इस मकसद के लिए क्या होता है, हाइपोथेसिस इज टेकन एज ट्रू, ठीक है। हमने बात की थी कि हमारे पास हाइपोथेसिस जो होती है वो 50-50% हो सकती है, यानी 50% वो ट्रू भी हो सकती है और मे भी वो हमारी खामखई मतलब हमारी खुशफहमी हो, वो गलत भी हो सकती है, ठीक है। तो क्या है कि लेकिन जब हमने डिडक्शन करनी होती है तो फिर हमने इस चीज को अज्यूम करना होता है कि ये बात ठीक है, ठीक है। हमने उस टाइम जब हम डिडक्ट कर रहे होते हैं तो हमने उसकी गलत एस्पेक्ट को निकाल देना होता है, हमने बस यही चीज अपने माइंड में रखनी होती है कि ये जो हाइपोथेसिस हमने फार्मुलेट की है वो बिल्कुल ठीक है, वो 100% ट्रू है, ठीक है, हाइपोथेसिस इज टेकन एज ट्रू, ठीक है, हाइपोथेसिस को हमने दुरुस्त मानना है। एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट यानी हमारे जो एक्सपेक्टेड जो नताइज है, यानी डिडक्शन जो है आर ड्रॉन फ्रॉम इट, और हमने उसमें से उसको निकाल लेना है, ठीक है, हमने अपना रिजल्ट जो है अपनी जो हाइपोथेसिस है उसमें से ड्रा कर लेना है, ठीक है। क्योंकि हमने बात की ना कि हाइपोथेसिस ट्रू भी हो सकती है, फाल्स भी हो सकती है, ये कब हमें पता चलेगा, जब हम उसको प्रैक्टिकली या जब हम उसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करते देखते हैं, फिर हमें उसका पता चल जाता है कि हाँ, अगर हम जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी या जो हमने एक स्टेटमेंट दी थी वो ठीक थी या गलत थी, ठीक है, वो हमें बाद में पता चलेगा। जब हम बना रहे होंगे और उसके बाद जब हमने डिडक्ट करना है, उसमें से कोई ना कोई डिडक्शन निकालनी है, तब हमने ये अज्यूम कर लेना कि जो हमने बनाई थी, जो हमारी हाइपोथेसिस थी वो ठीक थी, और फिर अगर ठीक थी तो उसमें से क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो हमारे मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो है वो डिडक्शन होती है, ठीक है। डिडक्शन यानी हमारा ये फोर्थ स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड में, ठीक है। इसके बाद क्या है, जनरली इन अ बायोलॉजिकल मेथड, आमतौर पे क्या है कि बायोलॉजिकल मेथड में इफ पर्टिकुलर हाइपोथेसिस ट्रू, ठीक है, अगर एक हाइपोथेसिस जो है वो ठीक है, देन वन शुड एक्सपेक्ट डिडक्शन अ सर्टेन रिजल्ट, ठीक है, ठीक है, ये बात ऑब्वियस होगी ना। जब हमने किसी हाइपोथेसिस को क्या किया, उसको ट्रू मान लिया, उसको सही मान लिया, हमने कह लिया कि 100% जो स्टेटमेंट हमने बनाई है ये ठीक है, ठीक है, एक बायोलॉजिस्ट जो अपनी स्टेटमेंट दे रही है, जो हाइपोथेसिस जनरेट कर रहा है, ठीक है, अब वो उसको ट्रू एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी ठीक है, जब वो ठीक होगी तो उसका कोई ना कोई तो रिजल्ट होगा, कोई ना कोई इम्पैक्ट तो होगा, कोई ना कोई असर भी होगा, ठीक है, जब एक चीज ठीक है, एक स्टेटमेंट ठीक है, तो उसका कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट हमें या नेगेटिव कुछ ना कुछ हमें जरूर मिल रहा होगा, ठीक है। तो वो ये बता रहे हैं कि अगर एक हाइपोथेसिस ट्रू है तो फिर कोई भी जो है वो उसमें से डिडक्ट, यानी उसका कोई पॉसिबल रिजल्ट हमें मिल जाएगा, डिडक्शन मतलब कोई ना कोई इसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है। दिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ इफ देन लॉजिक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। डिडक्शन एक्चुअली होती क्या है, इफ एंड देन लॉजिक है, इफ का मतलब अगर, देन का मतलब तब, ठीक है, अगर ये बात ऐसे है तो इसका रिजल्ट ऐसे होगा, ठीक है, यानी इफ एंड देन, इफ अगर ऐसे है, इफ मतलब आपने समझा हाइपोथेसिस, ठीक है, इफ हाइपोथेसिस को जनरेट करा, यानी मैं कह रही हूँ अगर तमाम पौधों को जो फर्टिलाइजर प्रोवाइड करने से उनकी ग्रोथ होती है, तो जो गंदम की फसल है वो भी अगर उसको भी फर्टिलाइजर देंगे तो वो भी क्या होगी, वो भी हमारे पास उसकी भी फसल जो अच्छी होगी, ठीक है। इफ देन अगर ऐसी बात है तो इसका रिजल्ट ऐसे होगा, ठीक है, इफ एंड देन का लॉजिक जो है वो हाइपोथेसिस और डिडक्शन में यूज हो रहा है, ठीक है। या फिर हम कह लें कि अगर दुनिया फानी है तो मर्द भी या खवातीन भी इस दुनिया से एक ना एक दिन चले जाएंगे, ठीक है, इफ अगर ऐसा है तो फिर इसका रिजल्ट ऐसे होगा, ठीक है, इफ एंड देन लॉजिक जो है वो यूज होती है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हमने अभी तक किसके बारे में पढ़ा, डिडक्शंस के बारे में।
ठीक है। ये हमारा अगला स्टेप जो है वो बायोलॉजिकल मेथड में, वो हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट मतलब तजर्बा करना, अमली तौर पर उस चीज को परफॉर्म करके देखना, एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, द मोस्ट बेसिक स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, ये बात भी आपको समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि हमने हाइपोथेसिस बना ली, हमने एक डिडक्शन भी कर लिया, ऑब्जर्व भी कर लिया, लेकिन क्या है कि हाँ, ये सारी बातें अभी तक हम ओरली करे थे। ठीक है, अब वक्त आ गया कि हम उसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करके देख लें कि जो इतनी चीजें हमने डिडक्ट की है या हाइपोथेसिस बनाई है, आया वो जो सारा हम करें वो ठीक है कि नहीं है। ठीक है, ये वो स्टेप होता है जिससे हमारी हाइपोथेसिस को ट्रू या उसको रिजेक्ट करना होता है या उसको एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, तो ये एक बायोलॉजिकल मेथड में पूरे जो प्रोसीजर्स में एक इम्पॉर्टेंट जो है वो स्टेप होता है एक्सपेरिमेंटेशन के। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बायोलॉजिस्ट क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तजर्बा टू सी, देखने के लिए इफ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट। ठीक है, वो ये देखने के लिए कि जो हाइपोथेसिस हमने बनाई है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो एग्जांपल हम ले रहे थे कि जितनी भी क्रॉप्स हैं या जितने भी हमने बात की प्लांट्स हैं, उनको हमने कहा था कि अगर हम फर्टिलाइजर देंगे तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, उनकी नशोनुमा अच्छी होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक फील्ड लेंगे, एक ऐसा खेत लेंगे जिसमें हम कोई ना कोई फसल जो है वो ग्रो करेंगे। ठीक है, या कोई ना कोई प्लांट्स की जो है वो प्लांट्स लगाएंगे। ठीक है, और हम देखेंगे, एक फील्ड हम लेंगे जिसमें हम उनको फर्टिलाइजर प्रोवाइड करेंगे, और दूसरी तरफ हम एक ऐसा फील्ड लेंगे जिसमें हम वैसे ही उसको पानी देंगे। ठीक है, सॉइल में उसको ग्रो करेंगे, लेकिन हम उसको फर्टिलाइजर्स नहीं देंगे। ठीक है, फिर हम उनको वर्क थोड़ा देंगे ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। ठीक है, जब फसल हमारी जो है वो पक जाएगी या हार्वेस्टिंग स्टेज पे पहुंच जाएगी, देन हम उन दोनों फील्ड्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि एक ऐसा फील्ड जिसको हमने फर्टिलाइजर्स दिए थे, जिनको हमने खादें दी थी, उनकी ग्रोथ कैसी है, और दूसरी तरफ हम उस फील्ड को देखेंगे जिसमें हमने फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड नहीं किए थे। ठीक है जी, और फिर हमें पता चल जाएगा जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी या जो हमने उसमें से डिडक्शन की थी, वो हमारी हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं है। ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि अगर हमने ये स्टेटमेंट दी थी कि फर्टिलाइजर्स जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ को अच्छा करते हैं, तो ये अच्छा हुआ, उनकी ग्रोथ अच्छी हुई है या नहीं हुई। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करने से हमें पता चल जाएगा कि जो हमने हाइपोथेसिस जो है वो फॉर्मुलेट की थी, आया वो हमारी ठीक थी या नहीं थी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू सी, देखने के लिए इफ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट। ठीक है, हमारी जो हाइपोथेसिस है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है जी, the deductions which are drawn from hypothesis are subjected to the rigorous testing। ठीक है, डिडक्शंस जो हमने कहाँ से ड्रा की थी, हमने हाइपोथेसिस से ड्रा की थी। यानी अगर वो एग्जांपल देखें, हमने कहा था कि अगर तमाम प्लांट्स को फर्टिलाइजर देने से उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है, ये हमारी हाइपोथेसिस थी, और डिडक्शन हमने क्या किया था, हमने कहा था कि अगर हम गंदम की फसल को ग्रो करते हैं और उसको भी फर्टिलाइजर देते हैं तो उसकी भी ग्रोथ अच्छी ही होगी। ठीक है, तो ये हमारी डिडक्शन थी। ठीक है, तो अब हम जो गंदम की फसल को ही हम ग्रो करके देख रहे थे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट पे। ठीक है, the direction which are drawn from hypothesis are subjected to rigorous testing। ठीक है, rigorous testing का मतलब क्या है, rigorous का वैसे उर्दू में मतलब होता है सख्त। ठीक है, लेकिन rigorous testing इसमें यहाँ पर इसका मतलब ये यूज हो रहा है कि हम एक टेस्टिंग का मतलब होता है टेस्ट करना, यानी हम उसको अमली तौर पर करके देखेंगे, एक ऐसा टेस्ट करेंगे जिसमें किसी कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी। ठीक है, यानी हम अगर जितना इनपुट दे रहे होंगे तो हमने एज्यूम करना है कि हमें फुली अपना जो आउटपुट भी मिले। ठीक है, यानी हम उसको एक कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर जो रख के वो परफॉर्म करेंगे, जिसमें किसी किस्म की स्ट्रिक्ट जो है हमारा एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है, यानी हमने जो है वो एक कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर अपनी जो है वो टेस्टिंग परफॉर्म करें, ताकि हमें ये ना हो कि मे बी हमारी हाइपोथेसिस ठीक हो, लेकिन अगर हमने एक्सपेरिमेंट अच्छा ना किया तो हमें तो रिजल्ट तो गलत मिल सकते हैं ना। ठीक है ना, तो हमने क्या करना, हमने पूरी कोशिश करनी कि हमारे एक्सपेरिमेंट में किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश ना हो। ठीक है, तो ये इसको हम कहेंगे रिगरस टेस्टिंग। ठीक है, यानी सख्त स्ट्रिक्ट रूल्स के थ्रू हमारा जो टेस्ट जो परफॉर्म होगा। ठीक है, तो जो हमने डिडक्शन की होगी, फिर हम उसको क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटली उसके टेस्ट करेंगे। ठीक है, या रिगरस टेस्टिंग से गुजारा जाएगा उस डिडक्शन को। ठीक है, सब्जेक्टिव का मतलब है गुजारा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, अब जब हम एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, बायोलॉजिस्ट लर्न्स विच हाइपोथेसिस करेक्ट। ठीक है, जब हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेंगे, इस एक्सपेरिमेंटेशन से क्या होगा, बायोलॉजिस्ट को पता चल जाएगा कि उसकी हाइपोथेसिस ठीक थी या नहीं थी, विच हाइपोथेसिस करेक्ट। ठीक है, कौन सी उसकी हाइपोथेसिस है वो ठीक है। ठीक है, यानी जब वो पता चल जाएगा तो हमें रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे ना एक्सपेरिमेंट करने के बाद, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारा हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं है। ठीक है, the incorrect hypotheses are rejected।
थी, ठीक है, जो हमारी अब मे बी अब हमें एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या अगर हमें हमारी फॉर एग्जांपल, लेकिन नॉर्मली तो ये बात ठीक है कि अगर हम फर्टिलाइजर प्रोवाइड करें तो हमारा रिजल्ट अच्छा होगा। इन केस फॉर एग्जांपल कोई ऐसा हाइपोथेसिस है जिसको हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और हमें वैसा रिजल्ट नहीं मिलता जैसी हमारी हाइपोथेसिस थी, ठीक है, यानी ऑपोजिट रिजल्ट आता है, हमारी हाइपोथेसिस में कुछ और थी लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंट कुछ और आ रहा है, तो वो इनकरेक्ट हाइपोथेसिस होगी, ठीक है, यानी वो हाइपोथेसिस हमारी गलत होगी ना, फिर हम उस हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, उसको इनकार कर देंगे, एंड द वन व्हिच प्रूव्स करेक्ट इज एक्सेप्टेड। और फॉर एग्जांपल जैसे हमने हाइपोथेसिस पहली जो ली है कि अगर हम प्लांट्स को जो फर्टिलाइजर्स दें तो इनकी ग्रोथ अच्छी होगी, और अगर हमने एक्सपेरिमेंट भी किया है और एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी हमें वही रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसा है जैसे हमने हाइपोथेसिस बनाई थी, तो हमारी हाइपोथेसिस क्या हुई, वो ठीक होगी, वो करेक्ट होगी, और हम उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, वो कबूल हो जाएगी, ठीक है, यानी जो हाइपोथेसिस गलत होगी उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, और जो हाइपोथेसिस हमारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बिल्कुल बराबर आ रही है वो हाइपोथेसिस क्या होगी, वो एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है जी। An accepted hypothesis makes further predictions, ठीक है, अब जो hypothesis हमने accept कर ली हमारी ठीक हो गई है, makes further prediction, अब हम उसे मजीद पेशेंट गोई हम भी कर सकते हैं, ठीक है, पेशेंट गोई होता है prediction का मतलब, and provide an important way to further test its validity, ठीक है, validity का मतलब कोई चीज दुरुस्त होनी, ठीक है ठीक है स्टूडेंट, जब हमारी हाइपोथेसिस जो है वो ठीक होगी, एक्सेप्ट हमने कर ली, तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने यही हाइपोथेसिस ली है कि हमारे पास अगर क्रॉप्स को यानी हमने पहले हाइपोथेसिस क्या थी हमारी कि हमने कहा कि हम अगर हम क्रॉप्स को जो फर्टिलाइजर देते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी हो रही, फिर हम उसमें से डिडक्शन हमने क्या की, हमने कहा कि अगर सारे क्रॉप्स को करने से अच्छी हो रही तो जाहिर सी बात है क्रॉप एक वीट भी तो एक क्रॉप है ना, एक गंदम की फसल भी तो एक फसल है, तो इसकी भी ग्रोथ अच्छी होगी, फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने से भी हमें पता चल गया कि जी वाकई ही जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी वो ठीक थी, हमने गंदम की फसल को ग्रो किया और हमें पता चल गया कि गंदम की फसल को जब हमने फर्टिलाइजर्स दिए तो उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही, ठीक है, अब हमारी ये हाइपोथेसिस ठीक होगी, हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्टेबल होगी, तो जो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती, ठीक हो जाती, वो इस बात की मजीद जो है वो रास्ते हमवार कर देती है कि मजीद इस बात से हम मजीद पेशेंट को हम भी कर सकते हैं, मजीद कोई ना कोई नई हाइपोथेसिस बना सकते हैं, मजीद इससे कोई नया रिजल्ट निकाल सकते हैं, मजीद इसको एक नए टेस्ट में से गुजार सकते हैं, ठीक है, यानी वो साइंटिस्ट की बात अगर ठीक हो जाती है, हाइपोथेसिस ठीक हो जाती, तो फिर हम उसी बात को मजीद आगे जो कंटिन्यू करते हैं और मजीद उस चीज को इस चीज की जो है वो मजीद जो है हम उसको प्रोवाइड करते हैं कि मजीद उसको नए टेस्ट में से गुजारा जाए, ठीक है, यानी उसमें से मजीद हम जो है वो न्यू जो है वो हाइपोथेसिस भी बना सकते हैं और मजीद उसमें से न्यू जो है वो एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट्स का वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो स्टेप हमारा है वो है समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट्स, ठीक है, अब इसमें क्या है कि बायोलॉजिस्ट गैदर एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा। समराइजेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, समराइज का मतलब है किसी को खुलासा कर देना, ठीक है, यानी एक कलेक्शन हो जाना, ठीक है, अब बायोलॉजिस्ट गैदर करेगा, इकट्ठे करेंगे एक्चुअल और क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है, एक्चुअल मतलब रियल वाले और क्वांटिटेटिव आपको याद हो तो हमने जब ऑब्जर्वेशंस के बारे में पढ़ा था तो हमने बात की थी टू टाइप्स ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन थी। अब यहाँ पे भी क्वांटिटेटिव डाटा क्या मतलब क्या होता है कि हमने देखा था कि क्वांटिटी की बेस पे यानी नंबर्स की बेस पे यानी मैथमेटिकल्स नंबर, जैसे हमने एक एग्जांपल ली थी ऑब्जर्वेशंस की, तो हमने कहा था कि हमारे पास जो है अगर हम बात करें कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट या वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, ठीक है, तो फिर अगर हम उसको क्वांटिटेटिवली देखेंगे तो हम उसको प्रॉपर्ली कहेंगे कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, यानी अगर हम अपने डाटा को न्यूमेरिकली देख रहे हैं, ठीक है, डिजिट्स की फॉर्म में देख रहे हैं, तो हमारा कौन सा डाटा होगा, क्वांटिटेटिव डाटा होगा, और हमने बात की थी कि हमारे पास हमेशा क्वांटिटेटिव डाटा जो है वो हमारे पास एक्यूरेट होता है देन किसके निस्बत क्वालिटेटिव की बजाय, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है उस वो हमारा एक तो मेजरेबल होता है और सेकंड हमने कहा था वो इनवेरिएबल होता है, ठीक है, तो अब हम जब पूरे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जो उसका हमसे नतीजा मिलेगा, जो रिजल्ट हमें मिल गए हैं, ठीक है, रिजल्ट हमें क्या मिले थे, रिजल्ट हमें यही मिला है कि हमारे पास जो है वो वीट की फसल जो है उसकी ग्रोथ अच्छी हुई, ठीक है, अब जो ये सारा डाटा हमें मिला है, ठीक है, जो भी ये तो मैंने वैसे आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल ली है, लेकिन जब हम कोई हाइपोथेसिस करेंगे तो हमारे पास एक रियल कोई क्वेश्चन होगा और रियल हमारे पास कोई अथेंटिक किस्म का और डिडक्शन और एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा, ठीक है, तो जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमारा डाटा होगा, ठीक है, अब वो साइंटिस्ट ने क्या करना उस डाटा को कलेक्ट करना है, ठीक है, समराइज का मतलब भी यही है, डाटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप्स आर देन एवरेज एंड कंपेयर्ड स्टैटिस्टिकली, ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज है डाटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप्स,
ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, खास किस्म का जब बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने एक बंदे ने अगर हाइपोथेसिस बनाई है तो उसने खुद ही परफॉर्म किया और पता चल गया, ठीक है। ऐसा नहीं होता। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, स्पेशली जब साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस हो रही थी या सॉरी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं, तो हमने एक की बजाय हमने कुछ 6 या 7 ग्रुप्स लेने होते हैं, ठीक है? यानी एक ही वक़्त में एक फील्ड में भी वैसी क्रॉप होगी, ठीक है? थोड़े डिस्टेंस पे दूसरा फील्ड लेंगे, उसमें भी हम जो है वो वैसी क्रॉप ग्रो करेंगे, ठीक है? उसमें थोड़ी कंडीशंस चेंज कर लेंगे, ठीक है? इस तरीके से यानी हमने एक ही फील्ड में ग्रो करके ही इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेना कि हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक आ गया, तो हाइपोथेसिस भी ठीक होगी, ठीक है? क्योंकि मे बी हमारे एक फील्ड में किसी किस्म की गलती हो सकती है, ठीक है? इसलिए हम क्या करते हैं कि हमने एक ही फील्ड में नहीं ग्रो करनी होती, हमने डिफरेंट फील्ड्स में क्रॉप्स को ग्रो करना होता है, ठीक है? यानी आप कह सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे होंगे, वो एक ही कंडीशन में नहीं होगा, बल्कि वो डिफरेंट मीडियम्स में हो रहा होगा, डिफरेंट कंडीशंस में, यानी 6 या 7 जो है वो दफ़ा वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा होगा, ठीक है? इसलिए वो कह रहे हैं डेटा फ्रॉम ईच ऑफ द ग्रुप, तो हर फील्ड से या हर ग्रुप से या हर तरफ से जो यानी साइंटिस्ट अगर वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? तो वो डिफरेंट मीडियम्स में हो रहा होगा, तो हर मीडियम से जो डाटा आ रहा होगा, ठीक है? मीडियम का मतलब है कि जिसमें वो चीज़ वो कौन-सा मीडियम जिसमें वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है। जैसे हमने मिसाल ली है क्रॉप्स की, तो क्रॉप्स क कहाँ पे ग्रो हो रही होंगी? वो सॉइल में हो रही होंगी, ठीक है? ज़मीन में, ठीक है? तो इस तरीके से क्या होगा कि हमने एक फील्ड का डाटा लिया, दूसरे फील्ड का डाटा लिया, तीसरे फील्ड में कैसा रिज़ल्ट है, चौथे में कैसा है, 5 में 5 या 6 कम से कम इतने फील्ड्स होंगे जिसमें से हम वो डिफरेंट क्रॉप जो है वो ग्रो कर रहे होंगे, ठीक है? तो हर फील्ड से हम अपना डाटा कलेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है? तो इसलिए कह रहे हैं कि ईच ग्रुप कह लें या ईच फील्ड कह लें, ठीक है? आपको समझाने के लिए यहाँ पे ग्रुप यूज़ हो रहा है। तो क्या होगा कि हमारे हर फील्ड से या हर ग्रुप से जो भी डाटा आ रहा होगा, हम उसको एक को कलेक्ट करेंगे और बाद में हम उसको क्या करेंगे, उसको स्टैटिस्टिकली का मतलब ये है, स्टैटिस्टिक्स भी एक डिसिप्लिन है, ठीक है? साइंस ब्रांच ही है। जैसे मैथ्स होता है ना, मैथमेटिक्स, मैथ्स में हम क्या करते हैं, आप डिफरेंट प्लस माइनस ये डिफरेंट अलजेब्रिक जो हम क्वेश्चंस परफॉर्म करें, ठीक है? इसी तरह स्टैट में भी क्या होता है, स्टैट में भी हम जो है वो स्टैटिस्टिक्स होती है, वो बेसिकली जो हम किसी चीज़ की प्रिडिक्शन के लिए मोस्टली यूज़ करे होंगे, ठीक है? इसमें हम जैसे मीन मालूम करें, किसी चीज़ का एवरेज मालूम करना है, वेरिएंसेस मालूम करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशंस मालूम करें, ठीक है? अब ये समझ लें इन शॉर्ट कि हमने क्या करना है, हमने उसको मैथमेटिकली जो है वो परफॉर्म करके उसका रिजल्ट जो है वो कलेक्ट करना होता है, उसका कोई ना कोई आंसर, कोई ना कोई नतीजा निकालना होता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमने मिसाल ली है किसकी क्रॉप्स की, तो हम प्रॉपरली उसको मेजर करेंगे कि हमारे फील्ड की मेजरमेंट्स लेंगे कि कितनी उसकी लेंथ थी, कितनी चौड़ाई थी, या कितना टाइम लिया एक फसल ने ग्रो होने में, इस फील्ड में कितनी फसल कितने टाइम में ग्रो हुई है, इस फील्ड में कितने टाइम में ग्रो हुई है, कितने दिन के बाद हमने फर्टिलाइजर दिए थे, ठीक है? हम दिनों की तरह ये सारी मैथमेटिकल स्टेप्स होंगे ना, तो हम इसको प्रॉपरली क्या करते हैं, उसको एक औसतन एवरेज जो हमारा रिजल्ट है वो उसको हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है? टू ड्रा कंक्लूजन्स, अब हमने अपने नतीजे को ड्रा करने के लिए बायोलॉजिस्ट आल्सो यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है? वही बात, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मतलब मैंने वही बताया कि हम इसमें जो डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स के जो स्टेप्स हो उनमें से हम उसको फॉलो करते हैं, ठीक है? जैसे अभी हमने बात की मीन्स वगैरह की, ठीक है? तो ओवरऑल क्या हुआ, हमने ये देखा कि जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया तो समराइजेशन में क्या करेंगे, हम अपने डाटा को कलेक्ट करेंगे, ठीक है? हम अपने डिफरेंट फील्ड से या डिफरेंट ग्रुप से हमें जो जो डाटा मिल रहा है, क्वांटिटेटिव डाटा मिल रहा है, अब उनको कलेक्ट करेंगे और उसको स्टैटिस्टिकली जो है, यानी स्टैटिस्टिक्स वही बात मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आप अपने ज़हन में अभी फिलहाल के लिए लेके मैथ्स के सब, ठीक है? जैसे हमें कोई भी जब हम एक्सपेरिमेंट करें तो एंड पे हम उसको, जैसे अगर आप प्रैक्टिकल्स करते हैं, ठीक है? तो आपको ज़हन में होगा कि हम उसको एंड पे जब मैथमेटिकली थोड़ी-सी उसकी कैलकुलेशन करते हैं। इसी तरह क्या है कि जब हम बायोलॉजिकल मेथड कोई कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एंड पे हम उसके रिजल्ट को क्या करेंगे, समराइज़ करने के लिए उसको स्टैटिस्टिकली एनालिसिस का मतलब है तज्ज़िया, ठीक है? तो हम उसको स्टैटिस्टिकली उसको एनालाइज़ करते हैं और हमारे पास एक प्रॉपर जो है कि डाटा मिल जाता है, ठीक है? यहाँ तक हमने क्या किया, हमें अपना प्रॉब्लम फेस किया, सबसे पहले प्रॉब्लम को पहचाना, ऑब्ज़र्व किया, हमने उसकी हाइपोथेसिस बनाई, फिर हमने उसमें से कोई ना कोई डिडक्शन की और उसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करके देखा और हमारे पास क्या आया, हमारे पास एक डाटा आ गया, ठीक है? हमारे पास एक रिज़ल्ट्स आ गया जिसको हमने प्रॉपर्ली समराइज़ कर लिया, ठीक है? यहाँ तक हमारा जो है वो कंप्लीट है। अब जो नेक्स्ट है वो लास्ट स्टेप है हमारे पास, वो है
रिपोर्टिंग द रिजल्ट, ठीक है। अब रिपोर्टिंग का क्या मतलब होता है? रिपोर्ट का मतलब होता है कि जो भी हमें डाटा मिला है, हमने उसको कलेक्शन करनी और उसको सबमिट करवाना कहीं, ठीक है। कैसे करना है? बायोलॉजिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग्स इन साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स, ठीक है। अब बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो भी उनकी फाइंडिंग्स यानी जो चीज उन्होंने मालूम की है, कौन सी चीज मालूम की है, उन्होंने अपना रिसर्च की है और एक एक्सपेरिमेंट किए और उनको कोई ना कोई डाटा मिला, कोई ना कोई नॉलेज मिला, वो उनकी फाइंडिंग्स होंगी, ठीक है। पब्लिश का मतलब है शाये कर दे, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट देखिए, अब एक साइंटिस्ट है, अगर उसने सारा परफॉर्म किया, उसको पता चलेगा कि ये इसका रिजल्ट है, अब वो तो उसे ही पता है ना, अब वो कैसे पता चलेगा कि वो जो डाटा उसे मिला है या जो रिसर्च उसको मिली है या जो रिजल्ट उसने मालूम किया है, वो तो उसी तक महदूद है ना। अब वो क्या करेगा, उसको किसी न किसी बुक की फॉर्म में पब्लिश करेगा, ठीक है। पब्लिश देयर फाइंडिंग्स इन साइंटिफिक जर्नल्स, ठीक है। जर्नल्स भी एक मैगजीन्स कह लेंगे, न्यूज़पेपर्स की तरह ही होते हैं, ठीक है। जिसमें वो जो हमारे पास जैसे बुक्स वगैरह में होती है, इसी तरह वहाँ पे साइंटिफिक जर्नल्स में क्या होगा, अपनी जो भी उसने पब्लिशिंग जो भी उसकी फाइंडिंग्स होंगी, जो भी उसका रिजल्ट आएगा, उसको उसमें शाया करेगा, ठीक है। या फिर क्या होगा, इन टॉक्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स एंड इन सेमिनार्स एट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज, ठीक है। या फिर क्या होगा कि जो भी उसकी फाइंडिंग्स होंगी, जो भी उसका रिजल्ट होगा, या तो वो दोनों तरीके से होगा, ठीक है। वो जर्नल्स या बुक्स की फॉर्म में भी उसको पब्लिश करेगा या फिर डिफरेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट मीटिंग्स या सेमिनार्स वगैरह में भी वो चीज बताएगा, ठीक है। क्यों बताएगा? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसकी जो इन्फॉर्मेशन, जो उसकी फाइंडिंग्स हैं, वो लोगों को भी पता चले कि इस बायोलॉजिस्ट या इस साइंटिस्ट ने ये परफॉर्म किया है, ठीक है। जैसे आज के टाइम में डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जिसके थ्रू जो भी इंसान है, जो भी फाइंडिंग्स की होती है, दूसरे लोगों तक होती है, ठीक है। मेन एम क्या हमारे रिपोर्टिंग के रिजल्ट में, क्या हमारी जो फाइंडिंग्स होती हैं, जो एक बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट ने जो भी फाइंड किया होता है, जो भी उसका रिसर्च रिजल्ट होता है, उसने उस रिजल्ट को पब्लिक तक पहुंचाना होता है, ठीक है। तो या तो फिर वो साइंटिफिक जर्नल्स की फॉर्म में पब्लिश होता है या फिर डिफरेंट लेवल्स पे मीटिंग्स या सेमिनार्स वगैरह में बताता है, ठीक है। क्यों बताता है? पब्लिशिंग ऑफ द रिजल्ट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक मेथड, ठीक है। और वो बता रहे हैं कि रिजल्ट को पब्लिश करना साइंटिफिक मेथड का, जो हम पूरा ये सारे साइंटिफिक मेथड ही पढ़ रहे हैं ना, इसका एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल मतलब जरूरी हिस्सा है, ठीक है। तो ये आपने बात ध्यान में रखनी, ठीक है। क्यों जरूरी है? आपको पता है कि अगर एक इंसान परफॉर्म करे है, तो उसका जो रिजल्ट है वो तो सिर्फ उसी तक रहेगा, ठीक है। अगर वो पब्लिश करेगा तो ही वो रिजल्ट जो है वो आम दूसरे पब्लिक तक पहुंचेगा, ठीक है। और क्या होगा, इट अलाउज अदर पीपल्स, और ये जो रिपोर्टिंग द रिजल्ट वाला स्टेप है, ये लोगों को इस चीज की इजाजत देता है टू वेरीफाई द रिजल्ट, ठीक है। यानी जो इसका रिजल्ट है उसको मजीद प्रूफ करे और अप्लाई द नॉलेज टू सोल्व अदर प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है कि जब वो रिजल्ट एक साइंटिस्ट पब्लिश कर देता है, तो आने वाले टाइम में क्या होता है कि जो न्यू साइंटिस्ट होंगे, उन्होंने उसी रिजल्ट को पकड़ना होता है, ठीक है। यानी इस टाइम में इस साइंटिस्ट ने ये अगर चीज फाइंड की थी, तो उस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए न्यू थेरीज बना सकते हैं, न्यू हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हैं, न्यू जो है उनको एक रास्ता हमवार हो जाता है ना, कि अब वो अगर ये इंसान ऐसे कह के गया, तो मैं भी उसको मजीद प्रूव करके देखूं। समटाइम ऐसा भी होता है कि एक साइंटिस्ट है, उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसने अपना रिजल्ट बताया और समारे और एक टाइम में वो बिल्कुल पब्लिश भी हो गए, लोगों ने उसको मान लिया, ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम में क्या होता है कि आफ्टर सम इयर्स कुछ न्यू साइंटिस्ट ने क्या किया है, उन्हीं साइंटिस्ट के जब रिजल्ट्स को पकड़ा, जो उनकी फाइंडिंग्स थी, जब उन्होंने मजीद उन पे एक्सपेरिमेंट किए, तो उनका वो रिजल्ट खराब, मतलब वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो न्यूज पीपल्स होते हैं, पब्लिक होती है, उनको जब वो रिजल्ट पब्लिश हो जाता है, एक तो उनको इस चीज की अलाउ मिल जाती है कि वो उनके रिजल्ट को उसी रिजल्ट पर मजीद एक्सपेरिमेंट करके उनको वेरीफाई करें, या फिर उसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए हम अपने डिफरेंट इंडस्ट्रियल या मेडिकल लेवल पे भी उसको डिफरेंट न्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज हमने क्या पढ़ा, हमने साइंटिफिक मेथड यानी बायोलॉजिकल मेथड के बारे में पढ़ा, जिसमें हमें देखा कि अगर हमें किसी साइंटिस्ट को एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो उनको सोल्व करने से किन किन स्टेप्स में से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब इन्हीं स्टेप्स को मजीद क्लियर करने के लिए हम इससे अगले लेक्चर में जो है वो मलेरिया के एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।